इस वीडियो में हम देखेंगे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउट्स लॉ है। अब इसमें वाष्प दाब क्या है, मोल क्या है, इनके लिए हमें ध्यान से समझना होगा। मोल क्या होते हैं, जैसे हमने 5 ग्राम चीनी 5 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व कर दी। 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुली हुई है, तो चीनी हुई यहां पर विलेय, वाटर हुआ विलायक सॉल्वेंट। तो विलेय की जितनी मात्रा उस विलायक में डिजोल्व की है, तो विलेय का वेट 5 ग्राम अपॉन वाटर का अणुभार, मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18। जैसे H2O, H का अणुभार 1 प्लस O का 16, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 16, ये आपका हो गया 18 हो गया। ये इस प्रकार से हम केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल्स का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। अब जो भी हम उसमें सॉल्यूट या विलेय उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जितना वजन हम ग्राम में ले रहे हैं वह ऊपर लिखेंगे अपॉन उसका अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्वेंट का नीचे लिखेंगे। और इसको हम हल करने पर जो भी हमारा आंसर प्राप्त होगा, इसे हम कहेंगे इस पे मोल्स की संख्या। ये है मोल्स। फिर हम समझेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। जिस प्रकार से हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, इसमें वाटर है, बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर के ऊपर क्या है आपके, इस प्रकार से हमारा वाटर है, इसे जब बॉयल करेंगे तो वाटर के ऊपर देखा होगा हम सभी ने, एक भाप बनती है, वाष्प हल्की हल्की बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वाटर हम तेजी से बॉयल करते हैं और ज्यादा बनती है। तो जो वाष्प या भाप जो बन रही है वह इस वाटर पे अपना एक प्रेशर डाल रही है, इसे कहते हैं वाष्प दाब। अब क्या है, इसमें हम विलेय पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल चीनी या और कोई विलेय या सॉलिड इसमें डिसॉल्व करते हैं, तब इसकी जो वेपर बन रही थी वह स्लो हो जाएगी, वह कम बनेगी। अब तो ये जो वेपर कम बनेगी, क्यों कम बने, क्योंकि इसमें हमारा सॉलिड घोला जा चुका है। अब इसमें देखते हैं हम कि विलयन का वाष्प दाब अगर हमारा प्योर है, अभी विलायक है, विलायक का वाष्प दाब अगर हमारा प्योर वाटर है, जो उस पर वाष्प बन रही है, उसे कहेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसे हमने पी माना। अब इसमें हम कोई विलेय पदार्थ डिसॉल्व करेंगे, तब इसे बॉयल करेंगे, तब जो वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, उसे हम लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब, पीएस। प्योर का हो गया, और बाद में इम्प्योर, कोई विलेय इसमें मिक्स करने पर जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम वाष्प दाब विलयन का कहेंगे। अब क्या है कि प्योर में से इम्प्योर का, प्योर का और बाद में इम्प्योर का हम माइनस कर देंगे, इसे बोला जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मीन्स कमी होना, क्योंकि पहले ज्यादा वाष्प बनेगी, बाद में कुछ कम बनेगी, तो यहां पर आपका P माइनस पी एस किया जाएगा। इसके बाद आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो P माइनस पी एस ऊपर लिखेंगे अपॉन जो प्योर का वाष्प दाब है उसे हम नीचे लिखेंगे। ये जो हमारा डिफरेंस आएगा, ये हमारा जो रेशियो आएगा, उसे बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर हम देखते हैं
कि मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोल स्मॉल एन, विलायक के मोल कैपिटल एन, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। फिर विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा कि विलेय के मोल ऊपर लिखें अपॉन विलेय प्लस विलायक दोनों के मोल्स नीचे लिखें। इनका जो आपका रेशियो है उसे हम कहेंगे विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार से यदि हम विलायक का निकालेंगे तब क्या करेंगे, विलायक के मोल प्रभाज में कैपिटल एन ऊपर आएगा अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इसी प्रकार से नीचे आएगा। तो ये हुआ हमारा विलेय का मोल प्रभाज। ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसी फार्मूला के आधार पे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे कहते हैं राउट्स लॉ। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमें करना है, पेपर में पूरा पूछा जाता है कि किस प्रकार से करेंगे। विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू लिया है हमने, विलेय का अणुभार स्मॉल एन, फिर निकाला विलेय के मोल्स की संख्या तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, ये हो गया विलेय के मोल्स की संख्या। इसी प्रकार से विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का अणुभार कैपिटल एम, विलायक के मोल्स की संख्या कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये हमारा हो गया विलायक के मोल्स की संख्या। ये जो मान हमारे आए हैं ये स्मॉल एन और कैपिटल एन के आए हैं। इसी फार्मूला में दोबारा से फिर से लिखेंगे, यहां लिख लिया हमने, जहां पे स्मॉल एन आया है उस स्मॉल एन की वैल्यू क्या है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, इसे हमने यहां पर लिख दिया। इसी प्रकार से यहां पर आता है स्मॉल एन, इसकी वैल्यू थी स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, इसे हमने यहां लिख दिया, प्लस लगा लिया। अब कैपिटल एन की वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, इसे हमने यहां पे लिख दिया। अब क्या किया, कैपिटल एन के सापेक्ष एन की वैल्यू ना के बराबर है, निगलेक्ट कर देंगे इसे अगर यहां से हटा दें तो हमारा क्या बचेगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन रह जाएगा, इसे यहां से हटा दिया जाएगा और इन्हीं की वैल्यू दोबारा से फिर लिख देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, ये स्मॉल एन की वैल्यू लिख दी हमने, कैपिटल एन की वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल एन नीचे आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू के पास में इनटू में आ जाएगा और कैपिटल एम इसका ऊपर स्मॉल डब्ल्यू के पास इनटू में आ जाएगा। ये हमारा राउट्स लॉ का डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन हमारा पेपर में 1 नंबर में आता है तो केवल हम इसकी डेफिनेशन और ये वाला फार्मूला लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा 1 नंबर से अधिक 2-3 में आता है तो पूरा हम इतना सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद में साथ में इसके पूछी जाती हैं राउट्स नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी, तो वो भी हम इसमें समझेंगे। 3-4 पॉइंट्स के लिमिटेशन के हैं। नंबर 1, राउट्स का लॉ केवल विद्युत अनपघट्यों के विलयनों में ही लागू होता है। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे हमारे बैटरी में तेजाब होता है, विद्युत अपघट्य जो विद्युत प्रभावित करने पर इलेक्ट्रिक के फ्लो से उसके आयंस में डिवाइडेशन होता है। लेकिन कुछ होते हैं हमारे विद्युत अनपघट्य जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर उसका जो है आयंस का डिवाइडेशन नहीं होता है। जैसे हमारा ये कई तरह के सॉल्यूशन हमारे आते हैं इसमें, तो वो अनपघट्य हमारे बोले जाएंगे। दूसरा इसमें है कि ये रूल तभी लागू होगा जो हमारा विलेय पदार्थ है वह विलायक से सॉलिड सॉल्वेंट से केमिकल रिएक्शन ना करे। यदि केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
जिस प्रकार से हमने ये एक कंपाउंड लिया है, इसमें हम ये दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस में हो रही है, किस में नहीं हो रही है। इसके अंदर हम ये इस प्रकार से देखिए, हमने इस सॉल्वेंट में सॉलिड को ऐड किया। ये हमारा था ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन, और इसमें हमने मिलाया सोडियम बाइकार्बोनेट। मिलाने पर इसमें हमारे जो है झाग टेस्ट ट्यूब में देखिए बन रहे हैं। डालने पर तुरंत ही हमारी रिएक्शन हो रही है, और ऐसा हो रहा है तब राउट्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। इधर हम देखें दूसरी टेस्ट ट्यूब में, इसमें क्या है, यदि हम कोई कंपाउंड, ये हमारा बैटर है, और बैटर में शुगर को हम ऐड कर रहे हैं, चीनी को हम ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो राउट्स लॉ किसमें लागू होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। तो वे पदार्थ जो विलयन में केमिकल रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे कर रहे थे, तो राउट्स लॉ लागू इस केस में नहीं होगा, और जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वहां पे राउट्स लॉ लागू होगा। ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स। तीसरा ये है, वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं, जिनके अणु विलयन में वियोजित होते हैं, वहां पे राउट्स लॉ लागू नहीं होता है। वियोजित का मतलब क्या है, जिस प्रकार से ये देखिए, ये हमारा कोई पदार्थ है, सॉल्वेंट है, इसमें हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है। इसके मॉलिक्यूल्स अगर इस प्रकार से प्रत्येक मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो इसमें ना तो वियोजन हो रहा है, ना संगुणन हो रहा है, टूटना और इकट्ठा होना, इसमें सभी मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर यही मॉलिक्यूल्स आपस में डिवाइड होना, टूटना प्रारंभ कर दें, एक मॉलिक्यूल्स के 2 टुकड़े हो गए, ऐसी कंडीशन अगर हो रही है तब भी लागू नहीं होगा, इसे कहेंगे कि वियोजन होना। दूसरा है संगुणन होना। संगुणन में क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल्स या 3 आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, 3 यहाँ इकट्ठे हो गए, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, इस प्रकार से इनके जो है कोलिजन टाइप का हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपके इकट्ठे हो रहे हैं, संगुणन कर रहे हैं। इस तरह के केस में भी राउट्स लॉ लागू नहीं होगा। वियोजन करने वालों में नहीं होगा, संगुणन करने वालों में नहीं होगा। ना वियोजित हो ना संगुणित हो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहें, उस कंडीशन में राउट्स लॉ लागू होता है। तो ये था आपका राउट्स लॉ और उसकी लिमिटेशन। राउट्स लॉ क्या है, दोबारा से देखें ध्यान से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। केवल इस वाले आपको फार्मूला को माइंड में रखने से पूरा राउट्स लॉ हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका डेरिवेशन करते हुए हम चले आएंगे, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। और इसके बाद में इसकी लिमिटेशन, 4 पॉइंट इसके लिमिटेशन मैंने समझाए। नंबर 1 क्या बताया कि राउट्स लॉ केवल विद्युत अनपघट्यों के विलयनों में लागू होगा। नंबर 2, राउट्स लॉ उन सॉल्यूशन में लागू होगा जिसमें विलेय और विलायक, सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में केमिकल रिएक्शन ना करें। नंबर 3, राउट्स लॉ उन सॉल्यूशन में लागू होगा जिसमें वियोजन ना हो रहा हो। नंबर 4, राउट्स लॉ उन सॉल्यूशन में लागू होगा जिसमें विलायक में विलेय मिलाने पर विलेय का, सॉलिड का संगुणन नहीं हो रहा हो। इस तरह से ये पूरा राउट्स लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन और उसकी सीमाएं, इतना हमारा ये टॉपिक
इस वीडियो में मैंने आपको समझाया, इसको समझेंगे। धन्यवाद।